नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण पुरोहित पैरामेडिकल गुरुजी के इस नए एपिसोड के अंदर आप सबका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 और फ्रेंड्स इसके अलावा हम नर्वस कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन भी पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो तक हमने पढ़ लिया था जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन है उसके बारे में, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो CO2 का है उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, जो CO2 है उसका यदि मैं देखूँ तो 3 प्रकार से इसका जो है उसको पहुंचाया जा सकता है एल्वियोलाई तक। अब हम पढ़ेंगे, एक तो ये CO2 के फॉर्म में ही जो ब्लड होता है फ्रेंड्स उसके अंदर घुलकर ही ये पहुंच जाती है जो एल्वियोलाई है वहाँ तक। हम बात करें फ्रेंड्स जो टिश्यू होते हैं उसकी, ठीक है। टिश्यू के अंदर जो है वो ऑक्सीजन आया और ये जो ऑक्सीजन है उसका यूज कर लिया, एनर्जी ले ली हमने, ठीक है। और इसको फिर आगे फिर बना CO2। ये CO2 बाहर आएगा। इसका तो हमने पढ़ लिया कि ये टिश्यू तक कैसे पहुंचा, लेकिन अब ये वापस टिश्यू से एल्वियोलाई तक कैसे पहुंचेगी इसके बारे में हमने पढ़ना है। तो ये ब्लड के अंदर आया, ये ब्लड के अंदर आ गई CO2, ठीक है। अब ब्लड के अंदर, एक तो ये ब्लड के अंदर घुलकर पहुंचेगी, ये लगभग 5 से 7% ब्लड के अंदर घुलकर पहुंचती है। दूसरी ये फ्रेंड्स पहुंचती है जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ, यानी कि बाई RBC। तो जो हीमोग्लोबिन का अमीनो ग्रुप होता है उसके साथ फ्रेंड्स ये कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। कौन? ये जो CO2 है वो किसके साथ जुड़कर? जो एमिनो ग्रुप होता है हीमोग्लोबिन का उसके साथ जुड़कर। और इस फॉर्म में ये लगभग 20 से 25% तक चलती है, ठीक है। वहाँ से एल्वियोलाई तक पहुँचती है। और उसके बाद तीसरा जो है वो होता है बाइकार्बोनेट के रूप में। अब बाइकार्बोनेट में भी ये सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसके फॉर्म में चलती है। अब इसमें होता क्या है, जो CO2 होती है ना वो फ्रेंड्स क्रिया करती है हाइड्रोजन से, और एक एंजाइम होता है कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। इसकी उपस्थिति में ये जल से क्रिया करती है। ये जल है, H2O है, तो CO2 और H2O आपस में क्रिया करती हैं और बनाती है बाइकार्बोनेट। तो हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट का निर्माण करती है H2CO3, और ये H2CO3 बाद में जब टिश्यू तक पहुंच जाती है ना, जो टिश्यू से एल्वियोलाई तक पहुंच जाती है ये, और उस वक्त ये वापस कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में वापस H2O और CO2 के अंदर टूट जाती है। और ये जो CO2 है उस वक्त वो एल्वियोलाई के अंदर, जो एल्वियोलाई होती है उसके अंदर चली जाती है और एल्वियोलाई से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाती है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन हुआ। अब इसमें ये जो है ये लगभग 70% इस फॉर्म में सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में रहती है। अब आप बोलोगे कि अभी तो आप बोल रहे थे कि इस फॉर्म में जाती है, तो आप इसका क्यों बोल रहे हो? तो इस बीच में ये सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में भी बनती है, और इसी को हम आज पूरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि किस प्रकार ये बीच में पड़ती है। तो आप पहले इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जो CO2 के मैंने 3 तरीके बताए थे, उन 3 तरीकों में जो लास्ट वाला तरीका है जब बाइकार्बोनेट के फॉर्म में CO2 आगे बढ़ता है तो उसकी टोटली वो 70% यानी कि 70% उस फॉर्म में ही वो CO2 है वो आगे बढ़ती है। तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको अभी दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जो CO2 है जो कि टिश्यूज़ जो होते हैं उनके अंदर बनी है जो CO2 है वो, अब ये जो CO2 है वो अपने जो हाइड्रोजन है उसके साथ रिएक्शन करेगी, जो जल होता है उसके साथ, और कार्बनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है उसकी उपस्थिति में H2CO3 यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करेगी।
ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है हमारे पास। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट अस्थायी होता है और ये कुछ ही देर में टूटेगा और ये दो चीज़ें बनाएगा। एक तो बनेगा H+ और दूसरा बनेगा HCO3-, यानी कि दो आयन बने हैं इसने, एक तो H+ और एक HCO3-। अब फ्रेंड्स चूँकि ये आयन्स हैं तो इनके साथ फटाफट कोई ना कोई क्रिया कर लेगा। इसके साथ फ्रेंड्स क्रिया कर लेगा अपना जो पोटेशियम है वो, तो ये पोटेशियम ये इसके साथ कोई क्रिया नहीं करेगा। इसका क्या होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके ये जो है फ्रेंड्स ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। ये जो H+ होता है ये हीमोग्लोबिन के साथ HB का निर्माण कर लेता है, यानी कि ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। और ये जो बाइकार्बोनेट होता है इसका क्या होता है, तो फ्रेंड्स ये जो सारी रिएक्शन है ना, ये जो सारी रिएक्शन है ये RBC के अंदर हो रही है। ठीक है, ये हमें सबसे पहले बात याद रखनी है कि ये जो सारी रिएक्शन है ये RBC के अंदर हो रही है। RBC के अंदर ये कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है जिससे ये सारी रिएक्शन हो रही है। अब ये जो HCO3 है माइनस है ये RBC से बाहर चला जाएगा, किसके कारण, विसरण या फिर डिफ्यूजन के कारण। तो ये बाहर आ गया HCO3-। अब HCO3- जो है बाहर आया है ना फ्रेंड्स, तो बाहर कोई पॉजिटिव आयन प्रेजेंट रहेगा, वो होता है सोडियम आयन। तो ये इसके साथ रिएक्शन करके NaHCO3 का निर्माण, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेगी। और इस सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ही ये यहाँ तक एल्यूलाई के पास पहुँचेगी। अच्छा, ये कहाँ पर है, सोडियम बाइकार्बोनेट RBC के बाहर उपस्थित है। ठीक है, ब्लड की जो प्लाज्मा होती है ब्लड की, वहाँ पे प्रेजेंट है। अब मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स, अब ये बाहर आए हैं, कौन, माइनस बाहर आए, एक माइनस बाहर आया है तो दूसरा माइनस अंदर जाएगा। तो बाहर से फ्रेंड्स जो क्लोरीन आयन होते हैं ना, वो फ्रेंड्स जाएंगे इसके अंदर। और यहाँ पे जो पोटेशियम आयन था, अपना जो पोटेशियम आयन है उसके साथ जुड़कर ये KCl का निर्माण कर लेते हैं। तो ये जो CO2 है, जो क्लोरीन है, वो पोटेशियम के साथ जुड़कर पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण कर लेते हैं। तो हमारे पास फ्रेंड्स तीन प्रोडक्ट आ गए। जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो तो आ गया हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, एक हाइड्रोजन और हीमोग्लोबिन का जो है प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, और तीसरा जो हमारे पास है वो KCl आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इजी है एकदम। अब इस फॉर्म में तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड तीन फॉर्म में आ गई है। एक तो CO2 के अंदर, CO2 के फॉर्म में जो कि ब्लड के अंदर घुली हुई है। ठीक है, दूसरी में यदि बात करूं तो इस जो अमीनो ग्रुप था हीमोग्लोबिन का, उसके साथ जुड़कर कार्ब कार्ब हीमोग्लोबिन का इसने निर्माण कर लिया। और तीसरा जो है फ्रेंड्स ये सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। ये तीनों फॉर्म्स जो हैं आगे बढ़ेगी अब ब्लड के थ्रू और पहुंच जाएगी फ्रेंड्स एल्वियोलाई तक। अब एल्वियोलाई तक ये आएगी, ये पहली CO2 है, ये एल्वियोलाई, इससे ये एल्वियोलाई के थ्रू, ये डिफ्यूजन के थ्रू एल्वियोलाई के अंदर चली जाएगी। कौन सी फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है जो एल्वियोलाई से शरीर के बाहर चली जाएगी। और जो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन है ये भी टूट जाएगा। ये कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन जो CO2 को है वो छोड़ देगा, हीमोग्लोबिन जो है उसने CO2 को पकड़ के रखा है उसे छोड़ देगा और ये CO2 भी अलग हो जाएगी इससे, और फिर ये एल्वियोलाई के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाएगी, एल्वियोलाई के अंदर आएगी, लंग्स के अंदर आएगी और शरीर से बाहर निकल जाएगी। तीसरी यदि मैं बात करूँ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये जो यहाँ पे रिएक्शन होगी ना, इसके जस्ट उल्टा रिएक्शन होगी यहाँ पे। अब होता क्या, देखो ये अपने RBC है, यहाँ पे ये RBC थी, ये भी यहाँ पे RBC है। अब बाहर क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट था ना, ये सोडियम बाइकार्बोनेट टूटेगा किसके अंदर, सोडियम के अंदर और HCO3- के अंदर, यानी कि कार्बोनेट आयन के अंदर और सोडियम आयन के अंदर टूटेगा। अंदर क्या था, KCl था, ये KCl टूटेगा, जो KCl था ये टूटेगा
K+ और Cl- के अंदर टूट गया। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं, ये जो Cl अंदर आया है ना, ये जो Cl अंदर आया है इसे हम हैम्बर्गर फिनोमेना बोलते हैं। कौन सा फिनोमेना? हैम्बर्गर फिनोमेना बोलते हैं। किसे? क्लोरीन का आरबीसी के अंदर जाना हैम्बर्गर फिनोमेना, या फिर इसे हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ध्यान रखना, इसका अंदर जाना ही क्लोराइड शिफ्ट कहलाता है, बाहर आना नहीं। अब ये बाहर भी आएगा, तो अंदर जाना क्या कहलाता है? हैम्बर्गर फिनोमेना या फिर क्लोराइड शिफ्ट, क्योंकि क्लोरीन का जो आयन है वो अंदर शिफ्ट हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोराइड शिफ्ट। अच्छा, सिर्फ क्लोरीन का अंदर ही आना नहीं, इस HCO3 का बाहर भी आना। तो HCO3 जब बाहर आएगा तब क्लोरीन आयन अंदर चला जाएगा। इस कंप्लीट जो मैकेनिज्म है इसे हम हैम्बर्गर फिनोमेना या फिर क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे जो KCl है, K+ और Cl- के अंदर टूटा, ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास क्या था? हीमोग्लोबिन था ना, यहाँ पे कहाँ पे गया? ये रहा, ये हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन आपको पता ही होगा, जो आरबीसी है उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, इस कारण ही ब्लड का जो रंग है वो हमारा लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन हमेशा आरबीसी के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन था जो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था HHB, तो ये वापस टूटेगा H+ और HB। अब ये जो HB हीमोग्लोबिन है ना, इससे तो ऑक्सीजन लेनी है, जो एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन है ना, वो किससे जुड़ेगी? हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगी। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लिया इसने। तो अब ये जो हाइड्रोजन है ये अकेला पड़ गया। जैसे ये टूटा है, जैसे ये टूटेगा तो यहाँ पे ये दोनों टूट जाएंगे, ये दोनों टूटते ये दोनों भी टूट जाएंगे। तो ये जो हमारा कार्बोनेट आयन था ये अंदर आएगा और ये इसके साथ क्रिया करेगा, और क्रिया करके वापस यहाँ पे जो बना था ना H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3 का निर्माण दोबारा से कर लेगा और ये क्लोरीन है ना वापस बाहर चला जाएगा। ये क्लोरीन वापस बाहर आ गया। तो ये H2CO3 है ना, H2CO3 जो बना है ये दोबारा टूट जाएगा कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इसे वापस H2O और CO2 के रूप में तोड़ देगा और ये CO2 एल्वुलाई के अंदर चली जाएगी और एल्वुलाई के अंदर चले जाने के बाद ये शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार पहली जो CO2 है वो सीधे ब्लड के अंदर थी तो वो चली गई, और ये वाली कितनी 5 से 7% होती है। ये वाली जो CO2 है जो कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में जाती है, ये लगभग 20 से 25% होती है, ये शरीर के बाहर चलेगी। और ये तीसरी वाली अभी मैंने आपको समझाई है जो कि 70% होती है, ये 70% भी शरीर से बाहर निकल गई CO2। तो इस प्रकार ये जो कंप्लीट क्रिया है फ्रेंड्स थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। यदि नहीं आ रही तो आप इसे बार बार देखिए। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। जो CO2 है वो जल के साथ क्रिया करेगी कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में और हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करेगी। ये टूटेगा H+ और HCO3- के अंदर। HCO3- शरीर से जो RBC है उससे बाहर निकला, सोडियम से क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लिया। और जो H है वो किससे क्रिया कर लेगा? हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया कर लेगा। और जो अब ये बाहर आया है ना HCO3-, ये क्लोरीन उसकी जगह अंदर, क्योंकि माइनस बाहर गया तो माइनस ये अंदर आएगा और ये क्लोरीन किससे क्रिया कर लेगा? पोटेशियम के Cl बना लेगा। इस क्रिया को हैम्बर्गर फिनोमेना या फिर क्या कहते हैं? क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। और अब क्या होगा? ये जो RBC है इसे वहाँ तक पहुँचा देगी एल्वुलाई तक। ये RBC एल्वुलाई तक आ गई। एल्वुलाई के पास क्या होगा? जो ये मैकेनिज्म हुई ना, ठीक उसकी उल्टी मैकेनिज्म हुई है। ये कंप्लीट क्रिया उत्तेजित होती है या फिर इम्पल्स देती है, इससे ये HHB का टूटना, ठीक है। HHB यानी कि हीमोग्लोबिन और हाइड्रोजन का जंक्शन था वो टूटा H+ और HB यानी कि हीमोग्लोबिन के अंदर, उसी के कारण ये दोनों भी टूटे, ये अंदर आया, ये वापस क्लोरीन है जो बाहर आया और H2CO3 बना। H2CO3 है वो टूटा और H2 और CO2 बनाया, CO2 बाहर चला गया। तो इसी ने ये सारी जो रिएक्शन है वो इम्पल्स करवाई।
तो HHB का टूटना और ये कंप्लीट CO2 का बाहर चला जाना, ये कहलाता है हेल्डन इफेक्ट। क्या कहलाता है? हेल्डन इफेक्ट। और ये जो हेल्डन इफेक्ट होता है, ये हेल्डन जो वैज्ञानिक है उसने ही खोज की थी, इसलिए इसे हेल्डन इफेक्ट बोलते हैं। तो ये थी CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हमारा हो चुका है, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है, तो ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। इसके अलावा हमारे बचा है नर्वस कंट्रोल, वो मैं अभी आपको करवाता हूँ। पहले आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम ब्रेथिंग की जो कंट्रोल की जो मैकेनिज्म है उसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ब्रेथिंग की जो मैकेनिज्म है कंट्रोल करने की, वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो नर्वस यानी कि जो नर्व होती है, तंत्रिकाएं होती है, उनके द्वारा। दूसरी फ्रेंड्स केमिकल थ्रू। अब केमिकल कौन से हैं पहले मैं इसको नहीं बताऊंगा, आपको इसको ही बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर केमिकल कौन से पार्ट लेते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल केमिकल नहीं है। CO2 और ऑक्सीजन और जो H+ आयन है वो ही केमिकल जो है इसके अंदर पार्ट लेते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं पहले मेड्यूला के बारे में। तो जो मेड्यूला होता है वो जो जनरल रेस्पिरेशन होता है ना, उससे कंट्रोल करने के, यानी कि जो सामान्य श्वसन जो कि हम अभी कर रहे हैं नॉर्मली, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, कौन? जो मेड्यूला है। अब इसमें जो होता है मेड्यूला के ऊपर रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट रहते हैं। अब रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है, जो डॉर्सल पार्ट होता है, उसमें डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर उपस्थित होता है। जो वेंट्रल पार्ट होता है वहाँ पे वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पे प्रेजेंट रहता है न्यूमोटैक्टिक रेस्पिरेटरी सेंटर। अब डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करता है? जो हम इंस्पायरेशन करते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है, और ये जो होता है जो हम एक्सपायरेशन करते हैं उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है नॉर्मल। और जो न्यूमोटैक्टिक है ये किसको रिसेप्ट करता है फ्रेंड्स? जब हम ज़्यादा इंस्पायरेशन कर लेते हैं, मान लो कि मैंने बहुत दम लगा के इंस्पायरेशन कर लिया, तो उस वक्त ज़्यादा नहीं कर लूँ, मतलब एक्सपायरेशन जो इंस्पायरेशन होता है मैं कितनी सांस अंदर ले सकता हूँ मैक्सिमम, उसके बाद मैं अंदर सांस लेना बंद कर दूंगा, क्योंकि ये जो न्यूमोटैक्टिक सेंटर है ना, ये कह देगा भाई अब जो फेफड़े हैं वो फट सकते हैं, अब तू एक्सपायरेशन कर ले। तो ये न्यूमोटैक्टिक सेंटर क्या काम करता है? ये इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है कि भाई इतनी हो गई, अब बस अब बाहर छोड़ दे। ठीक है, ये हो गई। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जो सेरिबेलम होता है उसकी। सेरिबेलम जो है हम खुद कितना रेस्पिरेशन कर लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो अभी मैं दौड़ रहा हूँ तो उस वक्त मुझे ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, और उस वक्त हम ज़्यादा तेज़ सांस लेने लगते हैं। तो ये काम सेरिबेलम करता है, ये कहता है कि भाई तुझे ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम हाँफने लगते हैं, मतलब ज़्यादा सांस अंदर बाहर छोड़ने लगते हैं जल्दी जल्दी। या मान लो मैं अभी कपालभाति या अनुलोम विलोम कर रहा हूँ, तो उस वक्त मुझे ज़रूरत है कि मैं फटाफट बाहर छोड़ूँ हवा को और फटाफट अंदर लूँ, तो ये भी काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताए थे ब्रोंकस एंड ब्रोंकाई। ब्रोंकस और ब्रोंकाई जो होते हैं, यहाँ पे भी रिसेप्टर, इन ब्रोंकस और ब्रोंकाई के अंदर भी रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। और ये रिसेप्टर क्या करते हैं फ्रेंड्स? जब यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या कहता है? जब हम अंदर हवा लेते हैं तो ज़्यादा जब ये एल्वियोलाई स्ट्रेच हो जाती है, तो ये कहता है भाई अब बस कर, अब हवा को बाहर छोड़ दे। तो हम हवा को बाहर, यानी कि जो वायु होती है उसे बाहर छोड़ देते हैं। ये भी इसकी न्यूमोटैक्टिक सेंटर की तरह ही काम करते हैं। और ये बहुत ईजी, आप पहले जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं आपको फिर इसको समझाता हूँ। ठीक है,
ये काम हो गया। अब मैं आपको केमिकल रिसेप्टर बता देता हूँ। फ्रेंड्स आप बस इस पे गौर करो, ये है ऑक्सीजन, हम इसके लिए श्वसन करते हैं, बस ये समझ लो। क्योंकि जब हम अंतर श्वसन या फिर इंस्पायरेशन करेंगे ना, उस वक्त ये ही हमारे शरीर के अंदर आती है, ये टिश्यू के अंदर जाती है, ये हमें ऊर्जा प्रदान करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, फिर ये बनती है और ये बाहर निकलती है, ठीक है। और अब पहला मैं बता देता हूँ CO2। अब CO2 मान लो हमारे शरीर के अंदर बढ़ गया। जब CO2 हमारे शरीर के अंदर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन कम होगा, तो उस वक्त श्वसन दर, हमारी जो ब्रेथिंग की जो रेट है वो बढ़ेगी या घटेगी। जब हमारे शरीर के अंदर CO2 जो है वो बढ़ जाएगी, उस वक्त ब्रेथिंग की जो रेट है वो बढ़ेगी या घटेगी। ऑफ कोर्स जो है फ्रेंड्स वो बढ़ेगी, क्योंकि CO2 जो है वो ज़्यादा हो जाएगी ना, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। और ऑक्सीजन को ज़्यादा प्राप्त करने के लिए हम फटाफट श्वसन करेंगे, हम फटाफट जो है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन करेंगे। वैसे ही मैं बात करूँ, जो ऑक्सीजन है जब कम होगा तो ब्रेथिंग भी बढ़ेगी, क्योंकि ऑक्सीजन कम होगा तो ब्रेथिंग बढ़नी है। अब मैं बात कर लूँ तीसरी यानी कि H+ आयन की, तो फ्रेंड्स ये भी इसी की तरह कार्य करते हैं। जब H+ आयन बढ़ेंगे ना तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो उसके कारण PO2 जो है वो कम हो जाएगा, और हमें PO2 ज़्यादा रखना है, तभी तो जो PO2 हमें ज़्यादा रखना होता है। और PO2 जब हमें ज़्यादा जब ये H+ आयन बढ़ जाएंगे तो PO2 कम हो जाएगा, उस कारण जो ब्रेथिंग है वो फ्रेंड्स बढ़ जाएगी उस वक्त। क्यों? क्योंकि हमें PO2 दोबारा बढ़ाना है, तो फटाफट जो हम रेस्पिरेशन करेंगे, ब्रेथिंग करेंगे, उससे क्या होगा, PO2 दोबारा से बढ़ जाएगी और जो हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन की जो खपत है वो दोबारा नॉर्मल हो जाएगी। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, जो CO2 है उसके बढ़ने से रेस्पिरेटरी जो हम कह सकते हैं जो CO2 होती है वो बढ़ेगी, तब जो ब्रेथिंग है वो भी बढ़ेगी। जब ऑक्सीजन है जब घटेगी तो ब्रेथिंग भी जो है फ्रेंड्स वो घटेगी, और जब H+ आयन फ्रेंड्स बढ़ेंगे तो ब्रेथिंग भी फ्रेंड्स बढ़ेंगे। ये तीन आप जो है फ्रेंड्स आप याद रख सकते हो अपने लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी जो चैप्टर है वो क्लोज होता है। मैंने आपको शायद इसकी जो 3-4 वीडियो बना दी है वो आप देख सकते हो। यदि अभी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आपको लगातार वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन फ्रेंड्स कुछ दिनों बाद हम जो है लाइव शुरू कर देंगे क्लासेज, तो उस वक्त फ्रेंड्स मैं आपकी अल्टरनेट या फिर रेगुलर क्लासेज लेता रहूँगा। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हो, अभी आप जो रेस्पिरेटरी जो क्लासेज है वो सारी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, वो आप देख लो, उसके बाद ये वीडियो देख लेना। तो उससे क्या है, वो सारी जो कड़ी है, जो सारा चैप्टर है वो जुड़ जाएगा आपस में और आपके चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मैंने एकदम डीप में आपको पढ़ाया, आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उस टाइप से पढ़ाया है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी ही है तो इसे लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।